a इज इक्वल्स टू, बोलो, दो तीन डाउट्स हैं इनके। सो दैट इज रूट 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और दैट इज रूट 2 माइनस रूट 3, 1 2 3 4 माइनस रूट 3। फाइंड ए। तो ये बोलो a का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या एक रूट हट जाएगा? तो a का स्क्वायर करो तो एक रूट हट गया ऊपर और नीचे से, फिर ये 3 रूट बचे, 2 प्लस रूट 3, और नीचे भी 3 रूट बच गए, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। वो बात सही है। फिर a के स्क्वायर का एक और स्क्वायर करो तो क्या एक और रूट हट जाएगा? अब 2 रूट बच गए, 2 प्लस रूट 3, और यहाँ पर भी 2 रूट बच गए, 2 माइनस रूट 3। ये a टू द पावर 4 हो चुका है। एक और स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? a टू द पावर 8 हो जाएगा क्या? अगेन स्क्वायरिंग, तब कितना हो गया? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अब इसी में आप क्या करिए, रूट के ही अंदर यानी 2 माइनस नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस रूट 3, और यहाँ भी क्या कर दो, तो रूट a इंटू रूट b क्या होता है? रूट ए भी, तो पहली बार पूरे में रूट लग जाएगा, और फिर एक और भी फार्मूला लगेगा, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज रूट 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा रूट के ही अंदर 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। ये चीज हो गई। तो नोए नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? करेक्ट। तो नीचे बोलो सही बताना नहीं है, यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 है तो 1 आ गया, और 1 का रूट भी 1। और यहाँ देखो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? तो क्या स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया बोलो? 2 प्लस रूट 3, और नीचे कितना आ गया? रूट 1 तो 1 ही होता। तो a का पावर 8 की वैल्यू ये है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 8। सो a टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन ये a माइनस बी और a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी सवाल को अगर दिव्या करती तो कैसे करती? तो वो पहला जो रूट है, अब देखो ये 2 प्लस रूट 3 है, इस रूट को हटाओ तो क्या सबसे बाहर हाफ लग जाएगा, और इस वाले रूट को हटाओ तो इसके ऊपर हाफ लग जाएगा। बस समझे? ये तो रूट है, तो यहाँ तक लिख के हाफ लिखो, और ये भी हटा दिया तो इसके अंदर हाफ लिखो, 2 हटा दिए, और तीसरा हटाया तो फिर एक और हाफ, तो 1 2 3 हटा चुके हैं, मर्जी हो तो चौथा भी हटा दो। तो अब ये समझ में आ गया। और ना हटाना चाहो तो ऐसे ही रखो। तो अब एक बचा हुआ है, तो 2 प्लस रूट 3, और ये क्या हो गया? नीचे भी यही चीज है, तो नीचे भी मैंने 3 हटा दिया, पूरे में ये लगा लो, ऊपर और नीचे के एक साथ हटा दिए। ये कितना हुआ? 2 माइनस, तो ये कितना हो गया बोलो? क्या रूट के अंदर 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, और रूट को एक्सटेंड कर लो और अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो दैट इज 2 प्लस रूट 3, नीचे के कंजुगेट्स, और 2 प्लस रूट 3, और बाहर कितना है? क्या 1 की पावर 1/8 है? तो टेकिंग, ठीक है, रेजिंग 8th पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 8 पावर लगा दो तो 8/8 कट जाएगा ना, 8 पावर लगाओ, और यहाँ 8 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो रेजिंग 8th पावर, 8 सेकंड पावर, यानी जैसे रेजिंग क्यूब होता है, तो अभी तो नहीं है, ये a है, तो यहाँ a टू द पावर 8 हो जाएगा, और वहां क्या हो जाएगा जरा सोचो,
इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस, तो a की पावर 8, इससे तो ये कट गया, तो ये 2 प्लस रूट 3 और नीचे क्या हो गया, क्या 1, ऐसे भी चलेगा। दोनों एक ही बात है, वैसे ना करना चाहिए ज्यादा अच्छा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू 17 प्लस 12 रूट 2, 17 प्लस 12 रूट 2, देन फाइंड x to the power 1/4 minus x to the power 1/4, x to the power minus 1/8 है क्या, मुझे लगता है 1/8 माइनस में अच्छा x टू द पावर, चलो ये -1/8 है, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट की है, फिर भी देखता हूँ। तो ये है, अच्छा अब इसमें देखो x इज इक्वल्स टू, ये 12 है, तो दो चीजें तो छोड़ दो अभी, ये मुझे मालूम नहीं कि इसको कैसे तोड़ना है, लेकिन इसके बारे में सोचो, कैसे 2 इंटू, ठीक है, पहला इंटू दूसरा होना चाहिए कि नहीं। तो अब 17 को कैसे तोड़ा जाए कि पहला इंटू दूसरा, 17 2 इंटू, तो उसका स्क्वायर हो जाए, एक 9 हो गया, दूसरा 8 और 9 में टूट जाएगा, तो 8 हो गया और ये क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखो x टू द पावर 1/4, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 8 प्लस 9, तो 2 इंटू 6 रूट 2, 2 रूट 2 लिखो, और इसमें लिखो 3। तो अब जरा देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, बोलो सही है, फिर से समझो ये कैसे आया, ये तुम्हारे पास लिखा है, तो 17 प्लस 12 रूट 2, ठीक है। तो आप इसको लिखो x की वैल्यू, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्या x को तुम ये लिख सकते हो 8 प्लस 9 और प्लस 12 रूट 2 को 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, देख लो है 12 रूट 2 ही नहीं है, देख लो काउंट करो, और ये भी 17 ही है। अच्छा बोलो 8 को किसका स्क्वायर मानते हो, 2 रूट 2 का स्क्वायर है बात की नहीं, करके देख लो, नहीं तो हम यहाँ करके दिखा देते हैं, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 करो जरा, तो क्या 4 इंटू 2 8 नहीं हुआ, तो ये किसका स्क्वायर बताइए, 2 रूट 2 स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर, और 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, 2 रूट 2 और इंटू 3, ये x है। अब इधर पर जरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके देखो तो क्या आ जाएगा, क्या ये 2 रूट 2 प्लस 3 का स्क्वायर है दिव्या, बोलो। तो x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो बोलो x की पावर हाफ क्या हुई, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया, बोलो सही है। लेकिन अब इसको भी तोड़ो, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि ये 1 प्लस 2 और प्लस 2 इंटू पहला और इंटू रूट 2, इसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये सोचो 3 को मैंने ये तोड़ा, तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि 2 को मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख दूं, ऐसा मन में आ रहा है तुम्हारे, लेकिन ऐसा करने से जरा सोचो, क्या तुम्हारी एक आइडेंटिटी भी तैयार हो गई है, यही लिखा, 3 को कैसे तोड़ा 1 प्लस 2 लिखा, लेकिन अब जैसे 8 को तुमने क्या लिखा था बताओ, 2 रूट 2 का स्क्वायर लिखा था, तो 2 को क्या लिख सकती हो रूट 2 का स्क्वायर, तो बोलो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वही नहीं बन गया, बना कि नहीं। और ये है x टू द पावर हाफ, लेकिन वहां क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, चेक कर लो, और ये क्या है बोलिए x टू द पावर, अब क्या करें चंदन, वापस वही करना है,
टेकिंग, फिर से स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट होने पे हाफ पावर और आ जाएगी, हाफ तो पहले से ही है, हाफ और आ गई, तो क्या ये 1 प्लस रूट 2 हो गया, तो x टू द पावर 1/4 आ गया। अब हमें 1/8 निकालना है, 1/8 कैसे निकालेगा, so x to the power 1/4 is equals to 1 plus root 2, क्या ट्रिक की जाए, 1 plus root 2 1/8 करना है, स्क्वायर रूट इसका लेना है, इसके आगे तो पता नहीं चलना, कोई है तो देखा जाए, नहीं क्वेश्चन तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। So if x is equals to 17 plus 12 root 2, then find x to the power 1/4 minus x to the power minus 1/8. तो इसमें देख लेते हैं कि 17 है तो 1/4 है, क्वेश्चन में तुम्हारे में गड़बड़ी है, 1/8 कैसे निकालेंगे इसके, ये तो नहीं है क्वेश्चन, देखो ये बता रहा है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है कि नहीं है, तो फिर हम और सर्च करें, ये ऐसे बता रहा है माइनस, वो वाली बात तो सही है, x टू द पावर माइनस 1/4 हो तो बन जाएगा, ये 4 होगा, अभी मैं और देख लेता हूँ, चलो तुम्हारा ही क्वेश्चन 1/8 निकल ही नहीं पाएगा तो कैसे करेंगे, सब जगह देखो यही मान रहा है, 1/4 ही लिख रहा है, सही क्वेश्चन लाए हो, सही है गलत, 1/8 कैसे पावर निकालेंगे, देखो हम और भी देख रहे हैं, सब जगह 1/4 है, तुम लेके Hey आना guys, इसको, welcome to my channel, Mata. If x is 17 plus 12 root 2, then find, and 1 can also be written as 1 square. It's still the same. वहीं तक आया है, क्वेश्चन इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, In the middle, write in the form of 2ab. ओके, सो now planning of family is very important in order to improve individual health and welfare. So if we are planning our family, we can give better education to our forthcoming generation or children. So hello, हाँ जी, अच्छा, that is national population policy, national population policy came into existence in 2000. It provided a policy framework for imparting free and compulsory schooling. इस पॉलिसी में बताया गया है कि 14 साल तक बच्चों को स्कूल की शिक्षा दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा, वो भी फ्री। सेज, ये 2000 में आई है, सेज दैट फ्री स्कूलिंग is to be given to all children up to 14 years of age. 14 years तक सभी को शिक्षा देनी है। कनिष्का, तुम सेंसस से क्या समझती हो?
That is, बोलो, it is official enumeration of population periodically after every 10th year. Official enumeration of population, यानी सरकार के पास कौन कौन सी जनता है, हर एक सिटीजन का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए. So official enumeration of population done periodically. After every 10th year. जैसे बिहार की राजनीति इस बात पर घूम रही है कि वहाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हम कराएंगे. वैसे तो राज्य करा ही नहीं सकता है, ये काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो अगर मान लीजिए जातिगत जनगणना हो गई तो उससे क्या पॉलिटिक्स की जा सकती है? जातिवाद. बोलो. जो लोग की वो पॉपुलेशन कम है उनको वो देंगे सीट. बहुत अच्छा. जैसा इन्होंने कहा, ये फिर उससे ये पता चलेगा कि अगर SC/ST की 70% है तो उनको 10% ही नौकरियां क्यों है. इसके लिए फिर वो लोग लड़ेंगे कि हु आर मोर इन पॉपुलेशन, वाई दे आर गेटिंग लेस सीट्स. जैसे हमने पहले भी बताया कि SC/ST पहले पहुंच जाते थे इंजीनियरिंग के काम में, डॉक्टरी के काम में, लेकिन वो लोग मरते थे उनके हाथों क्योंकि उनको पता तो होता नहीं था. और अल्टीमेटली प्रोफेसर्स उनको फेडअप होकर पास ही कर देते थे. जाओ हमारा आफ्टरनून तो बचेगा, क्योंकि आफ्टरनून उनको पढ़ाओ, खाना खाने के बाद फिर उनके साथ लगो, तो उससे अच्छा चलो पास हो जाओ. यही करते थे. अल्टीमेटली दीज आर इंफीरियर, लेस स्किल्ड पर्सन. तो जातिगत जनगणना चाहते हैं लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं. सेंसस कभी ऐसा नहीं होता, बाकी सब चीजें बताई जाती हैं. और ये इससे क्या होता है, इससे हमारे नीति आयोग को क्या फायदा होता होगा, प्लानिंग कमीशन को. भारत में पंचवर्षीय योजना जो चलती है, 5 years प्लान, इसका तुम क्या मतलब समझती हो? बोलो. जो गवर्नमेंट आती है वो 5-5 साल के लिए प्लान बनाती है. तो एक लॉन्ग ईयर प्लान होता है कि 5 साल, इस साल से इतने साल तक. तो अभी तक हमारे यहाँ 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं. तो आप देखिए, एक बीच में जब इमरजेंसी लगी थी तब पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा था. अदरवाइज हमारे यहाँ 13 पंचवर्षीय योजना चल चुकी हैं, 13 या 65, और अभी 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है. बात समझ में आ गई? क्योंकि इतने साल के इंडिपेंडेंस, एक बीच में पंचवर्षीय योजना गड़बड़ हो गई थी तो उसे सस्पेंड कर दिया गया था. और अदरवाइज 14वीं पंचवर्षीय योजना के हम सभी साक्षी हैं. ठीक है, वी आर विटनेसिंग इट. तो 5 years प्लान होता है. तो इसमें क्या होता है, जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग का क्या मतलब है, प्लानिंग कमीशन, वो सेंसस से सारे डेटा लेता है. इतने स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं तो कितना पैसा चाहिए, कितने अंडर 14 है तो उन पे कितना इन्वेस्ट करना है. बजट भी इसी के हिसाब से चलता है. अब बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही कि हम बजट लगाते हैं लेकिन सरकार को पता ही नहीं कि कितने 14 से नीचे हैं. जब ये पता नहीं होगा कि कितने कौन है तो क्या मास कोई प्लानिंग हो सकती है? तो इसलिए सेंसस बहुत जरूरी है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया. पर किलोमीटर भी हो सकता है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया. पॉपुलेशन ग्रोथ, अस्मिता क्या समझती हो? जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझती हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, change in number of inhabitants of a country or territory during a specific period of time. यानी इतने साल से इतने साल तक कितने लोग बढ़े. क्या तुम मुझे बताओगे कि सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ कब से कब तक हुई थी और कितनी हुई थी? 1955 से 19. बहुत अच्छे, तो तुरंत पकड़ लिए. के बाद बता दिया उन्होंने कि 1980 में हुई थी, इमरजेंसी लगी थी 75 में, और है ना. और उसके बाद जब इंदिरा गांधी 84 में 1990 में हुई थी, 84 में इंदिरा गांधी मर गई थी, और उसके मतलब 6 साल बाद कितने लोग बढ़ गए? 19.9 लोग, यानी 20 करोड़ जनसंख्या. ठीक है. सो इट इज द ग्रोथ इन इनहिबिटेंट्स ऑफ एनी रीजन, किसी जगह की पॉपुलेशन. जरूरी नहीं है पॉपुलेशन जोधपुर की भी हो सकती है,
पॉपुलेशन गढ़वाली क्षेत्र की हो सकती है, स्पेसिफिक रीजन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज नंबर ऑफ राइज इन इनहिबिटेंट्स निवासी of any region in a specific period of time. Okay, what do you mean देविका by annual growth rate? वार्षिक वृद्धि दर से तुम क्या समझती हो? Okay, that is, it is calculated in percent. That is, if 2% is the annual growth rate, that means per 100%, 2% are increased during that year. So, it is calculated in percent. If it is 2% during any accounting year, किसी ईयर में, इसका ईयर तो जनवरी से दिसंबर तक चलता है, मीन्स 2% are added to every 100%. सुहाना, बर्थ रेट से तुम क्या समझती हो? जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बताओ. व्हाट इज बर्थ रेट? The number of births per thousand, live births. Live births per thousand. अच्छा, सही है. What do you mean by infant mortality rate? बर्थ रेट. सबसे पहले लिखो बर्थ रेट क्या है. नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 persons. दैट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ. वैसे कुछ बच्चे ऐसे बर्थ रेट का मतलब है जो जी जाए, और कई बार मृत्यु भी हो जाती है, इन्फेंट ही मर जाएगा. पर 1000 person. ये बात हो गई. अब जरा देखें कि इंडिया की करंट बर्थ रेट क्या है और करंट मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर क्या है. दो चीजें देखने लायक. तो करंट बर्थ रेट इन इंडिया. तो इंडिया की करंट बर्थ रेट देखो क्या हो सकती है कि इसका मतलब है 16.75 बर्थ जो है 1000 लोगों में 16 लोग परसेंट है. 16 लोग ऐड हो जाते हैं, 1000 में 16 ऐड, 100 में 1. बात समझ आई कि नहीं? और जो कि पिछले साल से 1.75% ज्यादा है. देखो पढ़ो लिखा क्या है, 1.17%. सो विच इज 1.17% डिक्लाइन है. पिछले साल से हमारे यहाँ डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए कम बच्चे पैदा कर रहे हैं. सो डेथ रेट क्या है? व्हाट इज डेथ रेट? डेथ रेट का मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 person. Okay.
कुछ होते हैं इंटरनल माइग्रेशन और कुछ होते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। अरविंद, इनसे क्या समझते हो? बोलो। इंटरनल मतलब जो अपने कंट्री के अंदर मतलब रूरल से अर्बन हो जाए, अर्बन से रूरल, और इंटरनेशनल मतलब इंडिया कंट्री टू कंट्री। मेनली रूरल से अर्बन होंगे और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होंगे। कौन से स्टेट के लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं? आप देखिए बिहार के लोग हैं, अगर कहीं पर नहीं होगा तो वहाँ के लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, और रिसोर्सेज भी होंगे तो वहाँ जीने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। बाढ़ भी ज़्यादा आती क्योंकि लो है सी लेवल से। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो इन सब चीज़ों से लोग अच्छे जीवन के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। पहले की तो स्थिति ऐसी थी कि जब लालू थे तो 10 बच्चे थे, वो हर बच्चे की शादी में 1000 गाड़ियाँ उठवा लेता था शोरूम से। तो पहले लूट बहुत होती थी, तो उसके लिए हफ्ता वसूली भी होती थी, देनी पड़ती थी। तो अब उस वजह से भी लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। नाउ सेक्स रेशो, Number of females per 1000 male in the नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखो, दो लोगों से पूछेंगे, ऋषु से कनिष्का से, फर्क पता चलेगा। ऐसे दो स्टेट बताओ जहां फीमेल्स ज्यादा हैं मेल्स। केरला और एक ही पता है। एक ही पता है, बोलो कनिष्का। पुडुचेरी। बहुत है, जो कि केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो अच्छा बताया आपने। दिस इज लिटरेसी का क्या मतलब है? ability to read and write. एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अभी हमारे यहाँ सिर्फ इतनी लिटरेसी ली गई है, अगर हम ग्रेजुएट लेने लग जाएंगे तो बहुत कम लिटरेसी रेट होगा। तो हमने कहा कि इतने में इज्जत बचा लो, बस चिट्ठी लिख सके इज्जत बचा लो, दुनिया को दिखाएंगे इतनी लिटरेसी रेट ना। प्राइमरी एक्टिविटी तो हमें मालूम है, सेकेंडरी और टर्सरी। एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होता है? The population which is group in the age group 19 of 10 to 19 years. That is group between 10 to 19 years. Okay. मिलियन प्लस सिटी, अस्मिता बताओ इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ बताइए आप, बोलो। ज्यादा लोग रहते हैं। People who are more than 10 lakhs. हाँ, so the city is having population more than, जोधपुर उसमें आए कि नहीं आ पाए? कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन? 16 लाख। That is cities। वैसे सुहाना ऐसी कितनी सिटीज होंगी? मुंबई। 53 सिटीज हैविंग, किसी राज्य में ऐसा बता सकते हो जहाँ 16,000 लोग ही रहते हैं? 16 लक्षद्वीप। मणिपुर, मिजोरम ना, मिजोरम में। So cities having population 16,000 नहीं, पॉपुलेशन ऑफ मिजोरम। देखो तुम्हारी बुक में तो वैसे दिया है, फिर भी देखें 1 मतलब 12 लाख है। अभी देखते हैं लक्षद्वीप की है। विच स्टेट हैज लीस्ट पॉपुलेशन। इससे पता चल जाएगा कि कितने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख लोग रहते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 6 लाख, तो भी मिलियन प्लस में आ ही जाएगा, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हर स्टेट की लगभग होने वाली है मिलियन प्लस। तो सिटी तो ये तो पूरा स्टेट है, सिटी कहाँ भाई, इसमें तो सिटी बहुत होंगी नहीं। तो सिटीज हैविंग पॉपुलेशन more than 10 lakhs या more than 1 million. Okay. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बोलो? The average number of years one accepted to live. लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या तुम हैप्पीनेस इंडेक्स से जोड़ के देख रहे हो? हाँ,
जैसे इन्होंने कहा स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड में क्या होता है, वहाँ के लोगों को बता दिया भैया तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार के पास बहुत पैसा है, और ऐसा करो हफ्ते में 5 ही घंटे काम किया करो, 1.5 घंटे 1 घंटे रोज आ जाओ, 45 मिनट ही रोज आ जाओ, या एक ही दिन 5 घंटे काम कर लो, फिर बैठो 6 दिन। उन्होंने कहा मैं ज्यादा तुमसे काम भी नहीं चाहिए और कोई टैक्स भी नहीं चाहिए, हाँ अगर मेडिकल की सुविधा हो तो पैसे मत खर्च करना, कॉल कर देना, आ जाएंगे सब तुम्हारा कर जाएंगे। तो ऐसे होता है, तो फिर हैप्पीनेस क्यों नहीं होगा? तो हैप्पीनेस इंडेक्स का ये भी मतलब है अगर कहीं सारी फैसिलिटी है तो क्या वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा? भारत के लोगों का अगर एक आदमी है किसी इंडियन, तो लोग ये एवरेज मान के चलते हैं 60 साल जिएगा, 60 साल तक अनुबंध, और जापान का है तो 100 साल का भी अनुबंध कर लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और कहीं कहीं कम है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेंसी? अगर एक इंडियन है तो कितना जी सकता है? और क्या गांव और शहर की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है? क्या डिफरेंट स्टेट्स की भी अलग है? दिल्ली की अलग होगी और जयपुर और राजस्थान के लोग जो कि दूध घी खाते हैं उनकी अलग होगी, या फिर साउथ में केरला की अलग होगी। तो दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। और जापान की भी देख लें, 2 जगह की देख लें। अफ्रीका की देखो सबसे कम कि यहाँ पर 67 इयर्स मानी जाती है, कोई एवरेज लेके चलें। एवरेज 67 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन विच कंट्री इज हाईएस्ट? देखो जापान ही होगा, फिर भी देख लें। मोनाको ही है, कैसे 87 है, और मोनाको लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा, और गर्ल्स की ज्यादा होती है, गर्ल्स की 89 होती है और मेल की 84 होती है। मेल के मर जाने के बाद गर्ल्स और चैन से जी सकती है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जापान, जापान की देख लो, वैसे उसमें बताता है 87 है, लेकिन 87.6 तो यही है, इसकी भी बता रहा है। सबसे लीस्ट किसकी है? Least. Which country has least life expectancy? Which country has least life expectancy? तो कौन सा देश हो सकता है? 50 साल है, ठीक ही ठाक है। आप ये जान लीजिए, ये कांगो नाइजीरिया है ना, कांगो नाइजीरिया, इन सब में 80% लोग एड्स से ग्रसित हैं। एवरी मेंबर ऑफ कांगो इज हैविंग, दैट इज, एक होता है पोलोगेमी, वो लोग पॉलीगेमी करते हैं, एक से ही नहीं सेक्स संबंध बनाते हैं। तो इस तरीके से पूरे कांगो में ही एड्स फैल गया है। तुमको मालूम है ये किस तरीके का, दैट इज एक तरीके की वैसी डिसीज है जो कंटेजियस एक से फैलती है, तो इस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो पहले चिंपांजी से ह्यूमन में आया, चिंपांजी से सेक्स कर लिया, फिर आपसी में फैला दिया पूरे कांगो में। तो वहाँ की सरकार के लिए सबसे बड़ा ये समस्या हो गई कि उन्हें बचाया कैसे जाए। अब वो अमेरिका में सुन लो, कह रहे हैं कि गाय को कपड़े पहनाओ, हमारे बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ा। तो कितनी गायों को कपड़ा पहना दो, और कितने जानवर, चूहे गिलहरी को भी पहनाओ। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स वन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ये वहां की मेडिकल फैसिलिटी पर भी होगा। द एवरेज नंबर ऑफ years one is expected to live. वहां पर वो सिखाया भी जाता, ब्रिटेन की जो अभी नई संसद आई थी, कि एक वहां की गर्ल अपने जीवन काल में 85 मर्दों को किस करती है। ब्रिटेन में मतलब अलग अलग डेटा निकलते हैं, तो उसमें ओरल हाइजीन का ध्यान रखा जाए, स्कूलों में सिखाया जाता है। और एक मर्द भी 5 औरतों से शादी करता है ब्रिटेन का, और एक औरत भी 5 मर्दों से, 5 पति बदलती है और 5 पत्नियां बदलती। तो यूरोपियन कंट्रीज में वो कहते नहीं कि दुनिया में अगर 4 चीजें मिल जाएं तो ये दुनिया स्वर्ग है, और 4 चीजें मिल जाए तो यही दुनिया नर्क है।
पहली चीज, अगर भारतीय पत्नी मिल जाए तो स्वर्ग है, क्योंकि जीवन भर साथ निभाए। और दूसरी चीज, तुमको चाइनीज फूड मिल जाए तो स्वर्ग है, क्योंकि कच्चा पकाया जाता है, ज्यादा उसको भूनते नहीं है, तो सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। और तीसरी चीज, ब्रिटिश रेजिडेंस सबसे शानो शौकत से रहते हैं, तो स्वर्ग है। और चौथी चीज, यूएसए की सैलरी दुनिया की सबसे ज्यादा है, तो स्वर्ग है। और चार चीजें मिल जाएं तो यही दुनिया नर्क है। अमेरिका की वाइफ रोज तलाक देगी, तो चाइना की रेजिडेंसी, वहां वो लोग सबसे गंदे तरीके से रहते हैं। और यूरोप की फूड, ब्रिटेन का फूड, क्योंकि रोज बर्गर खाओ, कुछ है ही नहीं, ब्रेड खाओ। और चौथा, इंडियन सैलरी, क्योंकि दुनिया में सबसे कम है। वैल्यू कम है। इनकी बात समझ आई? तो इसी दुनिया में स्वर्ग है, ये नजरिए का हेर फेर। सर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो 2 के बाद क्या लिखा है, लास्ट लाइफ? टू लिव, कितने दिन कोई जिएगा, इस चीज को क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो, जो सबसे ज्यादा पढ़ लेगा साइंस और ये सब पढ़ लेगा ना, तो वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर बन जाएगा। जो थोड़ा कमजोर है वो साइंस नहीं लेगा, वो कॉमर्स लेगा और वो एमबीए करेगा, और वो उन्हीं डॉक्टर्स का मैनेजमेंट करेगा, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल होगा। तो वो जो कम पढ़ा है वो उनको प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन और भी जो गया गुजरा होगा वो आर्ट्स ले लेगा और पॉलिटिशियन बन जाएगा, और वो इन सबको कमांड करेगा। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो सन्यासी बन जाएगा, और पॉलिटिशियन भी उसके सामने झुकेगा, है कि नहीं? तो सब लोग उसी के सामने झुकते हैं। तो ना पढ़ना लिखना कितना अच्छा है। Now, what does it mean by dependency ratio? डिपेंडेंसी का मतलब है, कई बार किसी परिवार में एक खाना बनाने वो कमाने वाला होता है और 4 खाने वाले, तो क्या डिपेंडेंट नहीं हुए? डिपेंडेंसी रेशो जीडीपी पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो डिपेंडेंसी रेशो, Ratio of dependent people to the रेशो ऑफ पीपल ऑफ डिपेंडेंट एज, ठीक है, below 15 and above 60 years. So it is ratio of people of dependent age to the people of economically active age. देखो, रेशो ऑफ पीपल डिपेंडेंट कहां से कहां तक बोलो? डिपेंडेंट एज बिलो 15 एंड अबव 60, 15 से कम वाले एंड अबव 60, टू टोटल नंबर ऑफ फाइनेंशियली जो एक्टिव एज, टू टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव एज किसे माना गया है? 15 to 59 years. हाँ, एक्टिव एज दैट इज 15 टू चाहे 60 लिख लो। तो इसमें जो 15 से कम है और 60 से ज्यादा है उनको डिपेंडेंट माना गया। उसमें उनसे नीचे क्या रखना डिनोमिनेटर में? 15 से 60 तक के लोगों, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अब देखिए, नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। First, choose the right answers from the 4 alternative given below. Migration changes, change number, distribution and composition of population. Migration हो रहा है, यहाँ से वहाँ अगर कोई जा रहा है तो उससे क्या चेंज होगा? Sir, both the area of Population departure and arrival. Population. Option number C. Option number C. सी है, both area of departure सही है, सी ही होना चाहिए, क्योंकि जहां से लोग जा रहे हैं वहां का भी चेंज होगा, जहां पहुंच रहे हैं वहां भी चेंज होगा। ए लार्ज proportion of children in a population is a result of the magnitude of population growth, the rate at which population increases. ठीक है। Now, according to census 2011, a literate person is one. Is 7 years Sir, old. option C. Is 7 years old and literate person क्या है? ऐसा है क्या? Third को क्या है?
एनी लैंग्वेज। टेक्निकल लग रहा है। थर्ड है, फोर्थ का क्या है? फोर्थ का सी, इसका क्या मतलब है? ए रिलेटेड पर्सन इज हु इज 7 years old, यानी 7 साल का हो या 7 से ऊपर भी माना जाए ना, 7 years ही क्यों माना जाए, नहीं 7 years old और मोर, एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज को पढ़ या लिख सके तो समझ सके, एनी अबव 7 years। चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग? 81 से ये घट क्यों रही है? Second question. Since 1981, the rate of population growth started declining. During this period, birth rate declined rapidly. हम क्या ऐसा माने कि मान लो ये डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इस वजह से तो नहीं डिक्लाइन हो रही है कि जैसे पहले क्या होता था कि हमारी दादी के 15 बच्चे थे जिसमें 7 बच्चे बचे और 8 मर गए मेरी दादी के। तो पहले लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे, 2 ही बचते थे, क्योंकि कोई फीवर से मर गया, कोई तपेदिक से, कोई जॉइंटिस से, कोई इलाज नहीं था। तो क्या हम ये माने कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी घट रही है 81 के बाद, इस वजह से हम मर रहे हैं कि लोग जागरूक हो गए हैं और इस वजह से जो एक्सटेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया, हम 2 हमारे 2 ऐसे करके प्लानिंग हुई बहुत ज़्यादा, अवेयरनेस पॉपुलेशन के बारे में, अवेयरनेस और गुड पेरेंटिंग के बारे में, तो इससे पेरेंट्स जागरूक हुए। सो एज द बर्थ रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 1981, सो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन। ये नहीं कि हम मरे ज़्यादा, हम इसलिए हमारा पॉपुलेशन रेट डिक्लाइन हुआ क्योंकि हमने जन्म कम बच्चों को दिया। सो अब ये समझ लो, खरगोश का अगर आप देखोगे जो प्रोग्रेशन, तो हर नया जन्मा खरगोश 2.5 महीने में अगले बच्चे को जन्म दे देता है। खरगोश, रैबिट में कैसे लाइफ साइकिल है, 2.5 महीने बाद वयस्क हो जाता है। सो सिंस 1981, बाहर मत देखिए फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 1981 सेंटेंस पूरा करो। Since 1981, the growth rate has initially declined because of the major factor reasons. The major factors. Since birth rate has declined, So sentence पूरा करो देविका। So Population growth has yes, चूंकि हमारी जन्म दर घटी है इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई है। सो अवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कोई क्वेश्चन ही पूछा था तुमसे तो तुम दिमाग लगाने लगी। इज ओके, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देविका, किसी जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? बोलो बोलो। Birth rate, death rate, migration. ये सही है। सो बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। सो बर्थ रेट आपको मालूम है कि कितने 1000 लोगों में कितने बच्चे न्यू बर्थ है। डेथ रेट भी मालूम है। माइग्रेशन, सो दैट इज इफ पर्सन ऑफ, इट मे बी इंटर स्टेट माइग्रेशन, या ये कह सकते हो विद इन कंट्री, और दैट इज द माइग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, वन कंट्री टू अदर कंट्री। ब्रेन ड्रेन से क्या समझते हो, बताओ। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जो अभी करीब 15 से 17 साल पहले तक क्या होता था, 15 साल ले लो, 14 साल, ये मोदी सरकार कही ना 2014, 10 साल तो हो गए। तो उससे पहले क्या होता था, जो IIT था उसका 60% खर्चा, और एम्स जानते हो, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, अमेरिका देता था, कहता था हम तुमको दे रहे हैं, पूरा खर्चा हमसे लो, सब बच्चों को पढ़ाओ, हाँ जो तुम्हारे 100 बच्चे पढ़े उनमें से ऊपर के 10 हमें दे देना, बाकी 90 तुम ले जाओ। तो वो सबसे ऊपर के जो 10 थे वो कहता था हमारे यहाँ जाओ, तुमको सब वीजा भी दे देंगे, अपने यहाँ नौकरी भी दे देंगे। तो वो जो यहाँ के लोग, ऊपर के लोग जाते थे ना,
वो वहाँ नासा में जाते थे, बड़े बड़े इंजन वो सब बनाते थे, और वहाँ से फिर हम खरीदते थे उनसे सोफिस्टिकेटेड सामान। तो यहाँ के लोग विद्वान तो हैं, लोग ब्रेन सभी जगह काम कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में सब जगह काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोग। तो अभी ये बात खत्म कर दी गई है, बोले ब्रेन ड्रेन नहीं करना है, तुम यही काम करो, हम तुम्हें हैवी प्राइस देंगे। और उनसे बोला तुम पैसा देना बंद करो, हमें तुम्हारा 1 रुपया नहीं चाहिए, हम अपने लोगों को खुद पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हमारे लोग हमारे यहाँ काम करेंगे। और अब देखो हमारे यहाँ हर चीज़ बन रही है, वही सारी चीज़ें बन रही हैं जो बाहर से हम खरीदते थे, वो पैसा बच रहा है कि नहीं। तो ब्रेन ड्रेन से किसी भी कंट्री को बचना चाहिए, क्योंकि जो वो कहते थे 5 साल का ही अनुबंध करते थे, लेकिन जो एक बार वहाँ रह जाएगा क्या वो वापस आएगा? तुम क्या समझते हो? वो ये दिखाते थे कि हम 5 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो आता ही नहीं था कभी। यही चीज सभी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ये तो तुमको पता ही है, एज स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं। एज स्ट्रक्चर भी हमने तुमको बताया था 3 तरीके की होती है। एक तो क्या बताया था, स्टूडेंट अप टू 15 इयर्स होता है, और दूसरा क्या होता है 15 to 59 इयर्स, above 59 दो दे में भी रिटायर्ड बट मे बी इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो 15 से 59 है अप टू 15 इयर्स, सो दीज आर डिपेंडेंट, नीड utmost केयर, उनको बहुत केयर की जरूरत है, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। अगर उनको ठीक तरीके से उनसे क्या करो, बाल मजदूरी कराओ तो देश का क्या होगा, कबाड़ा निकल जाएगा। उन्हीं को अच्छी शिक्षा दो, तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि बाल मजदूरी नहीं करानी है। तो दैट्स बाल श्रम का कानून बन गया है। तो इट इज चिल्ड्रन, 3 तरीके का स्ट्रक्चर है, अप टू 15 इयर्स, दूसरा क्या है एडल्ट, और तीसरा वर्किंग एज है, तीसरा एजेड, इसको वर्किंग एज है, इकोनॉमिकली एक्टिव, और तीसरा रिटायर्ड बट मे और मे नॉट बी इकोनॉमिकली एक्टिव, नहीं, रिटायर्ड एंड मे और मे नॉट बी एक्टिव। नेक्स्ट देखो 4th क्वेश्चन, हाउ इज माइग्रेशन ए डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज? क्योंकि जब ये कोरोना काल आया तो बहुत सारा माइग्रेशन हुआ, जो बिहार के, यूपी के, इधर उधर के लोग थे, दिल्ली में सब जगह आए। तो फिर क्या हुआ, उनको खाने पीने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं था, वो किराए पे ही रहते थे। जब सारा सब कुछ शॉप बंद हो गई तो उन्हें लेबर क्लास है, कोई कारीगरी का काम तो मिला नहीं। तो ऐसे में उनके पास क्या साधन बचा, जब थोड़े दिन का राशन था, लोगों ने, जो मालिक थे उन्होंने भी उनको खाना नहीं दिया, कितने दिन तक कोई देगा, मालिक कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ये तो एक तरीके का मनी रोटेशन है। तो ये लोग पैदल ही चल पड़े, कहाँ चल पड़े, अपने अपने राज्यों के लिए। तुम्हें मालूम है ना, कोरोना में पैदल लोग चले, और फिर बहुत बुलाने पर भी नहीं आए, बहुत सारे लोग फिर वो वहीं रह गए जहाँ से आए थे, क्योंकि फिर उन्होंने वो देखा कि इतने इतने किलोमीटर चल के आए, तो वो चीज़ याद उनके अंदर बनी रही। तो माइग्रेशन होता है, कभी कभी डी माइग्रेशन भी हो जाता है, लोग अपनी जगह चले जाते हैं। नाउ अब देखिए, how is migration a determinant factor of population? So migration changes not only the population size but the population composition. Migration not only changes but population composition. पॉपुलेशन कंपोजिशन में रिलीजियस फैक्टर भी है। कहीं कहीं क्या होता है कि सारे एक रिलीजन के लोग, एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स, एक ही जगह इकट्ठा होने लगते हैं, तो उनका वोटिंग वेटेज ज़्यादा हो जाता है, फिर वहाँ से एमएलए या किसी को चुन लेते हैं।
और कई बार डरा धमका कर भी जो माइनॉरिटी लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, उनको भगा भी देते हैं। नूह में ऐसा हुआ, तो नूह में वहाँ से इतना भगा दिया, इतना डरा दिया, बोले पूजा पाठ ही नहीं करने जाने देंगे मंदिर में। और नूह में फिर तीनों पहाड़ में वो बंदूक लेके खड़े हो गए, 1 साल पहले की बात है, और फिर धड़ाधड़ गोलियां चलाई। जो 500 लोग शिव यात्रा के लिए कलश निकाल रहे थे, तो उनके फिर वहाँ वो भी पहुँच गई IAS अफसर, उसने बोला चलो इसमें छिपो, मंदिर में छिपो, किसी तरह से जान बचाई गई। सिर्फ 59 ही लोग मारे गए। फिर बाद में जब सरकार बुलडोजर लेके पहुंची, फिर सबके घर गिराए गए जिन्होंने गोलियां चलाई। ऐसा तो आप ये समझिए कि ये बहुत डेंजरस होता है अगर ये रिलीजियस ग्रुपिंग हो रही है। क्या तुम्हें ऐसा कहीं ग्रुपिंग, ऐसा कहीं लगता है कि एक यहाँ कोई मार्केट प्लेस है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, तो ये बगल वाली गली है, तो सब ग्रुपिंग हो रहे हैं। कई कई ऐसे नाम भी हो जाते हैं, सरदारपुरा, जहाँ सिर्फ सरदार ही सरदार रहते हैं, ऐसे नाम भी तो बन जाते हैं कि नहीं। तो ये भी चीज़ है। तो माइग्रेशन से ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इन इंडिया द माइग्रेशन रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज हैज रिजल्टेड ए स्टीडी इंक्रीज। अगर रूरल से अर्बन हो जाए तो उससे क्या होगा, बोलो। तो इससे क्या होगा, सिटी पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। तुमको मालूम है कि बुर्ज खलीफा में कोई टॉयलेट क्यों नहीं है, जितना बड़ी बिल्डिंग है इतने बड़ी। बोले दुबई में इतने लोग माइग्रेट कर गए हैं कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ही पहले से ही इतना ब्लॉक हो गया। बोले अब तुम बुर्ज खलीफा भी यहीं बना रहे हो, तो बोले ऐसा करना कि ये जो तेल वाले टैंकर है, पेट्रोल वाले, इसी में लोगों के टॉयलेट लेके बाहर ले जाना। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं दिया, पूरे बुर्ज खलीफा में टॉयलेट सिस्टम ही। उन्होंने कहा हम नहीं जोड़ सकते। तो बोलो सिटी में प्रेशर बढ़ता है कि नहीं, अल्टीमेटली जितने ज़्यादा लोग आ जाएंगे स्लम एरिया भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्ट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सिटीज। आपको मालूम है कि जो दिल्ली में गाड़ियां चलती हैं उनकी एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, चाहे जितनी अच्छी सड़कें बना लें, क्योंकि इतने लोग आते जा रहे हैं, इतनी गाड़ियां सड़कों पे आती जा रही, तो चलेंगी कैसे। कितना भी पुल बना लिया जाए उसका कोई मतलब नहीं है, जाम इतना ज़्यादा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। क्वेश्चन नंबर 3। Birth rate and migration are the major causes of population growth Birth rate and migration. It refers to change in number of inhabitants of any territory during a specific period of time. It refers to change in number of inhabitants in number of inhabitants of a country or territory. of country, कहीं की भी पॉपुलेशन मिल जाती है, और टेरिटरी during a specific period of time. तो फिर उसको भी डिफाइन करो। Generally during the last 10 years. Change in distribution, composition or size of population during a specific period of time. कि यानी कहीं पे पॉपुलेशन चेंज, मान लो जैसे 16 ही लाख थी 10 साल पहले जोधपुर की, अभी भी 16 ही लाख है, तो क्या उसमें पॉपुलेशन चेंज कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कंपोजिशन बदल गया हो, बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के या कहीं के लोग निकल गए, कंपोजिशन बदल जाएगा तो भी पॉपुलेशन चेंज माना जाएगा। ग्रोथ ना हुई हो, जितने गए उतने आ गए, लेकिन कंपोजिशन तो बदल गया कि नहीं। तो इस पॉपुलेशन चेंज का मतलब ग्रोथ नहीं है, उसके कंपोजिशन, उसके घटक में क्या परिवर्तन आया। सो इट इज चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन, Composition or the size of population. कंपोजिशन, और ये तो इसमें इंक्लूडेड है, ये भी आ जाएगा, और द साइज ऑफ पॉपुलेशन।
during a specific period of time. of population of specific area during specific period of time. What is relation between occupational structure and development? अभिषेक, इसका मतलब बताओ क्वेश्चन का। occupational structure और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन? तो जैसे अगर कोई ऐसे सेकेंडरी एक्टिविटी टर्शियरी एक्टिविटी में काम कर रहा है तो वो देश की जीडीपी में सही है। यानी जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, अगर प्राइमरी एक्टिविटी में काम कर रहा है तब वो जीडीपी में ज्यादा सहयोग दे सकता है एसी जना की सेकेंडरी या टर्शियरी वाला? कौन सबसे ज्यादा? तो सेकेंडरी या टर्शियरी में जिस देश के ज्यादा लोग होंगे उस देश का जीडीपी ज्यादा होगा। हमारे बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में एनआरआई में काम कर रहे हैं दूसरे देशों में। अब अगर हमारे देश के लोग दूसरी जगह टैक्सी भी चला रहे हैं तो भी टर्शियरी एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन ये सब है ना, सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? तो वो ऐसा करते हैं और वहां से वो लोग डॉलर इतने सारे भेज देते हैं, वो हम डॉलर रख लेते हैं और यहाँ के लोगों को रुपया बांट देते हैं, तो हमारे देश का काम चलता है तो डॉलर की संख्या बढ़ती चली जाती है। सो रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, रिलेशन बिटवीन, कनिष्का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से क्या समझती हो? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब distribution of population इसका मतलब बताओ, ये क्या चीज? according to different type of बताओ दिव्या। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी के आधार पर जो है उसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। स्ट्रक्चर रिफर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी एक वीडियो दिखाया गया फिजी का, आप लोग भी दिखा देंगे। उसमें था कि तुमको स्कैनर दे देगा और स्कैनर से तुम स्कैन करो, जो जो सामान है अपनी थैली में डालो बास्केट में, और फिर जो तुम्हारे सामान की लिस्ट आ गई, एक और मशीन है, उस मशीन वो पिन आएगा, उस पिन उसमें दबाओ और पिन दबाने के बाद अपना जो तुम्हारा यूपीआई नंबर टाइप उनका होगा वो फ़ोन से कट जाएगा, सामान लेके निकल जाओ। वहाँ कोई है ही नहीं, शॉप देखने के लिए कोई नहीं है, इतने कम लोग हैं। तुम्हारी ईमानदारी है, तुम किससे स्कैन कर रहे हो किसको नहीं, और बस बिना किसी को दिखाए तुम्हें सामान मिल जाए। खुद ही लो, खुद ही स्कैन करो, खुद ही पे करो, चले जाओ। समझ में आया? बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे भी है तो दिखा देंगे, अभी चलाएंगे। इसका मतलब है रिफर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एज अकॉर्डिंग टू different type of activity। जरा देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी 3 प्रकार की कार्य क्षमताएं हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रूप की कार्य क्षमता के अनुसार व्यवसायों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। और इससे हमारे विकास को कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कैसे जोड़ा जा सकता है? दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज इज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटी। एनडीआई का मतलब क्या होता है? इंडेक्स, सही कहते हो। वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज
डिटरमाइंस द डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उससे पता चलेगा कि नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। नहीं, वही तो डिटरमाइन करेगा कौन कितने ज्यादा टर्शरी में। सबसे ज्यादा जो पूरा दिन वो कुल्हाड़ी चलाता है उसकी ज्यादा तनख्वाह है कि जो ठेकेदार देखता है कौन कुल्हाड़ी चला रहा है। जो सबसे कम काम करेगा उसी की सबसे ज्यादा तनख्वाह होगी, और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले की सबसे कम। ये हमेशा रहेगा। और जो सबसे ज्यादा काम करे, सबसे कम काम करेगा उसको एसी में भी बैठाया जाएगा कि इसका माइंड का काम ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ये 18 डिग्री में रहना चाहिए क्योंकि एक गलत निर्णय से कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तो उससे बार बार लोग पूछे आएंगे सर एसी तो ठीक चल रहा है ना, हाँ ठीक है चाय भिजवा दीजिए। तो ये चीज है। और जो मजदूरों की तरह लगता है उसको पानी भी कोई नहीं पूछे। तो डिफरेंट एक्टिविटीज। सो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, हाँ इसका सेंटेंस पूरा करो। अभी बोला है, बोलो नोएल। Determine the development of the country. इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इंडेक्स लिख दो। डिटरमाइंस, यही नियामक है, डिटरमाइंस डेवलपमेंट। चलो ओके। It varies in developed and developing countries. How it varies, Chandan? It varies in developed and developing countries. If the population is more in the secondary and the tertiary sectors, the GDP of the country is higher. But in our country, India, mainly the population is composed in primary and secondary activities, so our GDP is low. ऐसा बोल दो, in developing countries more proportion of people are working in primary activities, while in developed countries more proportion are working in secondary. हम secondary ना डालें उसमें, बाकी सही था, ठीक है। In developing countries more proportion of people, अस्मिता सेंटेंस पूरा करो। more proportion of people, देविका, विकासशील देशों में क्या होता है? मोर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर वर्किंग, बता ही नहीं, बोलो। अरे नहीं, इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। वो सिर्फ किसका काम करेंगे? वो क्वेरिंग करेंगे। क्या काम करेंगे? नोएल, क्वेरिंग और माइनिंग से क्या समझती है? ये चार एक्टिविटीज इसमें आती हैं। बोलो। Primary. अब बोलो क्वेरिंग क्या है? भाई आप इतना समझ लीजिए कि इतनी बात समझ लो। बोलो खनन और उत्खनन में क्या अंतर है? अब हिंदी में बता दिया, अब तो तुम लोग समझ पाओगे। करेक्ट, बता दिया उन्होंने कि राजस्थान के लोग उत्खनन कहते हैं। ऊपर ऊपर से मार्बल के पहाड़ है उसी को खोद रहे हैं और बेच रहे हैं, और एक जमीन में घुस के कोयला निकालें। वो झारखंडी लोग माइनिंग कर रहे हैं, राजस्थानी लोग क्वेरिंग कर रहे हैं। ऊपर ही ऊपर पहाड़ है, ट्रैक्टर ले जाओ काटो और बेच दो। समझ में आ गई? अच्छा, रियरिंग, एनिमल की रियरिंग, पशुपालन, और साथ में फार्मिंग। रियरिंग और फार्मिंग ये किसी एक वर्ड, सिंगल वर्ड से जाना जाता है, उसका नाम है एग्रीकल्चर। जो सॉइल पे जो काम किया जाए, एग्री मतलब सॉइल, सॉइल का कल्चर, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर। अब जरा देखिए। सो इन डेवलप्ड कंट्रीज more proportion of people are working in
in secondary and tertiary activities. अब जरा देखें तो इन इंडिया जहां 64% लोग प्राइमरी एक्टिविटी में हैं, वहीं 13% सेकेंडरी एक्टिविटी में है और 20% टर्शियरी एक्टिविटी में है। तो फिर यूएसए में क्या है? इनको सारे डेटा याद रहते हैं, हर चीज तुम्हारे मन में है। सो इन इंडिया 64% are engaged in primary activities, 13 in secondary, and 20% in tertiary. अगर हम स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें तो हम बहुत एनआरआई से बहुत पैसा कमा सकते हैं, हम सिर्फ हमको स्किल करनी। नाउ देयर रिसेंटली देयर इज ऑक्यूपेशनल शिफ्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वी हैव स्विच्ड ओवर फ्रॉम प्राइमरी टू, ऐसा क्यों किया? 64% ने ऐसा स्विच क्यों कर लिया? क्योंकि वो लोग कैसे हुआ होगा, फिर खेती कौन करेगा? मशीन। ड्यू टू हाई टेक फार्मिंग, ठीक है, नाउ लेस पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। तो अब हमारे जो लोग बचे उन्होंने फिर स्किल डेवलपमेंट किया होगा और वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में आ गए। सो देयर इज रिमार्केबल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज इन इंडिया। रिसेंटली इट हैज बीन सीन, ठीक है कि नहीं? तो क्या इससे हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एनडीआई बढ़ा होगा? बोलो। सो इट कैन बी कंक्लूडेड, क्या किया जा सकता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद, क्वेश्चन क्या था? डेवलपमेंट। यस, सो इट कैन बी कंक्लूडेड, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है दैट ऑक्यूपेशनल, ऋषु सेंटेंस पूरा करो। ऑक्यूपेशनल Structure हाँ and development. and development are directly linked. टीचर स्कूल में इंग्लिश में नहीं पढ़ाते क्या? या फिर कहीं तुम एयरफोर्स स्कूल में तो नहीं हो? कैसे? अब आगे देखो, What are the advantages of having a healthy population? तुमको healthy population होने के कुछ फायदे हो सकते हैं। या यही बता दो, अमेरिका में 70% लोग ओबेसिटी से क्यों ग्रसित हैं? ओबेसिटी मतलब ओवरवेट है, क्योंकि वो बर्गर चीज यही सब खाते हैं। जब उनसे कहो कि हमारे यहाँ इंडिया में लोग रोज टॉयलेट जाते हैं तो वो हैरान होते हैं, कहते हैं हम हमारे तो 3 दिन में एक बार जाते हैं। तो वो ओबेसिटी का केस है, उनको सारी बीमारियां हैं। तो हेल्दी पॉपुलेशन होगी, उनका लाइफ स्टाइल ही वो जंक फूड जैसा है, तो और मोस्टली सभी कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हैं। जबकि हमारे यहाँ हम लोग रोटी खाते हैं या मिलेट खाते हैं, रफेज जानते हो? तो ये चीज़ है। और बर्गर मैदे से बनता है, मैदा तो बहुत नुकसान होता है ना। मैदा, चीनी और नमक जिसने छोड़ दिया समझो वो जापानी बन गया, है ना। 3 चीजें छोड़ देने से आदमी जापानी बन जाता है। सो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एडवांटेज ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन, जैसा कि हम सबको कुमकुम ने बताया
E. Health is important component of population composition. Health is important of population composition. कि कहीं का कैसा स्वरूप है पॉपुलेशन का, which affects the process of development. Healthier the population of the country, the more would be the scope of development. बिल्कुल सही. Healthier the population. एक बुक लिख दो. ये तो लिखी बड़ी ठीक है. इनको क्या बोला था हम तो भूल भी गए. Healthier the population, the more would be the scope of development. सेकेंड. ठीक है. Healthy population is real asset to the country. A healthy person is more efficient and productive than an unhealthy one. Healthy person is more productive than unhealthier one. ठीक है. A person having sound body and mind will contribute to his country in more positive way. A person having, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करेगा. A person having healthy body and sound mind will contribute more to his or her country. इस तरीके से what are the significant features of NPP? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है और उसके फीचर क्या क्या हैं? The significant features of NPP, National Population Policy. National देखो, इनिशिएटेड द कम्प्रीहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 गवर्नमेंट ने शुरू किया था. एंड वेलफेयर फॉर इंडिविजुअल हेल्थ एंड ऑल्सो टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस. द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज ए कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट. सरकार ने बहुत सारी पहले योजनाएं चलाई, उन सब का मिला जुला इकट्ठा स्वरूप ही एनपीपी है. जो पहले वाली थी उन सबको फिर से एग्रीगेट कर दिया, एक ही पॉलिसी में सारे एक ही छत के नीचे आ. सो सिंस 1952 गवर्नमेंट वाज मेकिंग वेरियस प्लान्स. ठीक है, फॉर किसके लिए? दैट इज गुड पेरेंटहुड और इन सब के लिए, हेल्थ के लिए. एंड ऑल वाज कल्मिनेटेड. जैसे अगर हम कहें कि एवरी स्किल इज कल्मिनेटेड इन अभिषेक. अभिषेक अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा नृत्य कर सकते हैं, अच्छा मतलब बोल सकते हैं, मृदुभाषी हैं. तो इट इज ए कल्मिनेशन ऑफ ऑल स्किल्स एंड वर्च्यूज, डिवाइन वर्च्यूज. बात समझ आ गई? इतना ही रखो. 10th के लोग आ गए.